ऑर्बिटल स्पीड हमने निकाला था यहाँ से, और टाइम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द प्लेनेट कितना होगा वो सब देखा था। टोटल एनर्जी क्या होगी, दो एनर्जी का सम होगी, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम टोटल एनर्जी होगी। उसका रेशो क्या होगा वो हमने देखा था। ये जो है आपकी सबसे ज़्यादा जो होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन वो नेगेटिव होती है। काइनेटिक एनर्जी उसका हाफ होती है पॉजिटिव, और टोटल एनर्जी फिर टोटल मिला के नेगेटिव आती है। तो ये फॉर्मूले हमारे बने थे -gm/r, gm/2r माइनस हाफ gm/r। ठीक है, ये हमने देखा था। जियोस्टेशन सैटेलाइट जो होते हैं वो हमने देखा था 24 आवर पे रिवॉल्व करते हैं, एक पॉइंट के ऊपर हमें नजर आते हैं, तो उन्हें जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट बोलते हैं। इनकी ऑर्बिट को पार्किंग ऑर्बिट भी बोलते हैं। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, वी आर डूइंग सम क्वेश्चंस। एस्केप स्पीड हमने निकाला, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के हमने एस्केप स्पीड निकाला इन्फिनिटी पे जाने के लिए। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड अर्थ के लिए होती है। वैल्यू जो आ रही है √2g/r आ रही थी। ये सब देख रहे थे। फिर मैं आपको वेटलेसनेस की बात कर रहा था कि अगर वेटलेसनेस हमें फील होता है जहाँ पे हमारा कि एक्सेलेरेशन जो है जी के बराबर होता है, तो हम उसे बोलते हैं कि वो कंडीशन जो है एक वेटलेसनेस की है, जैसे आपके लिफ्ट के केस में होता है, या फिर मैंने कहा था सैटेलाइट के केस में होता है। तो लिफ्ट वाला तो हमने डिस्कस कर लिया था। सैटेलाइट वाले में थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था, सेंट्रीपिटल क्यों लिया है, सेंट्रीफ्यूगल क्यों लिया है, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल क्यों लिया है, एंड देन वी कैन कंटिन्यू फॉर द फर्दर टॉपिक। ठीक है, आई होप यहीं पे थे हम लोग लास्ट क्लास में, यही सब हुआ था। यहीं से कंटिन्यू, यस सर। ओके, यहीं से कंटिन्यू करना है हमें, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये एक्सेलेरेशन जो हमारा आएगा सेंट्रीपिटल, वो v²/r आएगा, और v²/r की जो वैल्यू आ रही थी वो g के बराबर, क्योंकि v जो था √gr था, उसका स्क्वायर किया अपॉन में r किया तो g के बराबर। तो मैंने कहा था यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन होगा टुवर्ड द सेंटर वो g के बराबर होगा, वो g के बराबर होगा। तो ये केस एक्सेलेरेशन टुवर्ड द सेंटर, यानी ये टुवर्ड द सेंटर है। तो ये जो केस है, अगर एक्सेलेरेशन मेरा g के बराबर आएगा तो इसका मतलब है फ्री फॉल का केस है, तो मैं इफेक्टिव वेट इसमें 0 बोल सकता हूँ। इफेक्टिव वेट मैं ऐसे बोल सकता हूँ 0 है। ठीक है, ये था। तो अब बताइए डाउट जो थे लास्ट क्लास में बच्चों के, क्या डाउट थे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। कोई पूछ रहा था इसमें कि सेंट्रीपिटल अंदर को क्यों लिया है, या ऐसे सेंट्रीफ्यूगल लेंगे या क्या लेंगे, ऐसे कुछ पूछ रहे थे कुछ। तो अगर डाउट है तो बताओ, क्या था डाउट। सर नहीं है डाउट। नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिया है, वो आपका जी के बराबर आया, तो दिस इज केस ऑफ द फ्री फॉल। ठीक है, यस सर। ओके। ठीक है, तो लेट अस मूव द फर्दर। इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एस्केप वेलोसिटी के, और फिर हम जो है अगले आगे मूव कर सकते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है, रूट कितना आया था, √2g आ रहा था। यस सर। ओके, तो एस्केप वेलोसिटी हमारी आई थी √2gr। तो अच्छा, ये एस्केप वेलोसिटी जो है जो आपने दी थी उसको एक ही बार देनी पड़ रही थी हमें, है ना। यस सर। अच्छा, क्या ये उसके मास पे डिपेंड कर रही थी। नो सर। अच्छा, तो हमें जो उसको एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी सेम देनी पड़ेगी, चाहे छोटा ऑब्जेक्ट हो या बड़ा ऑब्जेक्ट हो, राइट। यस सर। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि दोनों को जो एनर्जी दी जाएगी क्या वो मास पे डिपेंड करेगी, जो आपने इनिशियल एनर्जी दी है उससे। यस सर, वो तो करेगी। हाँ, क्योंकि हाफ mv² होगा। तो अगर छोटा Yes, पत्थर sir. होगा, छोटा पत्थर है कोई और बड़ा पत्थर है, तो छोटे को फेंकने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, बड़े के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी डिपेंड कर सकती है, वेलोसिटी सेम आएगी, है ना। यस सर। और अगर आप एस्केप स्पीड से उसे फेंकोगे
तो जब वो इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 0। और जीरो। अगर 0 होगी, और अगर ज्यादा स्पीड से फेंकोगे तो? तो फिर सर वो √2 GR उसमें से माइनस हो जाएगी, जितनी बचेगी वो उतनी स्पीड से जाएगा। और अगर कम से फेंकोगे तो सर वो इंफिनिटी पे जाएगा ही नहीं। फिर वो अर्थ पे वापस आ जाएगा। ठीक है, तो वापिस आ जाएगा या फिर वो रोटेट करने लगेगा अर्थ के चारों तरफ? हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है अगर उसकी √GR होगी तो। अगर उसकी रूट जीआर हो गई कहीं पे तो रोटेट भी कर सकता है ना। यस सर। ओके, तो चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लेनेट से जो एस्केप वेलोसिटी है वो वी है, और आपने जो फेंका पत्थर वो 2v से फेंका, आपने जो स्पीड दी वो 2v दी, तो बोल रहा है कि स्पीड कितनी होगी कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। आपने स्पीड कितनी दी? v 2ve। तो बोला व्हाट इज द स्पीड इन द इन्फिनिटी, समझो वो कह रहा है इंटर प्लेनेटरी स्पेस, जहाँ पे कोई फोर्स ना लगे, उसे इन्फिनिटी मान सकते हो। सर BE हो जाएगी। पक्का? सोच लो एक बार। सर ये जो एस्केप वेलोसिटी है किसकी है? ये एक प्लेनेट की है, एक अर्थ मान लो। यस सर, वहां से हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, उसकी वेलोसिटी है। हाँ, ये मान लो एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ है। ओके। सर 2v ही होनी चाहिए स्पीड। सेम रहेगी? यस सर। कुछ तो कम होगी, कुछ तो एनर्जी में लॉस होगा ना, जब बाहर निकला ग्रेविटेशन से तो कुछ तो एनर्जी लॉस होगी। सेम कैसे रह सकती है? सर इन्फिनिटी पे तो जीरो होगी ना, पोटेंशियल भी और ये वेलोसिटी भी। पोटेंशियल जीरो होगी, वेलोसिटी तो जीरो नहीं होगी, कुछ होगी। कोई तो निकालिए मैं। √3ve। √3ve आ रहा है, ओके। कैसे निकाला? सर जो सबसे पहले तो उसकी एनर्जी निकालती, मतलब एनर्जी इक्वेट करी है पहले, ½ m2ve का होल स्क्वायर, उसमें ve की वैल्यू पुट कर दी √2gm/r। तो वो जो उसकी एनर्जी इनिशियल आ रही थी ना, वो आ रही थी 4gmm/r, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बाइंड जिससे होती है वो -gmm/r होती है। तो gmm/r तो उसको कवर करने में लग जाएंगे, और 3gmm/r रह जाएगी, वो इक्वल टू ½ mv², और उससे v आ गया। करेक्ट। देखो इनिशियली अगर मान लो मैं v से फेंकता तो मेरी क्वेश्चन ये बनता है, इक्वेशन ½ mve² -gmm/r विल बी 0। ये तो ठीक है, अगर मैं v से फेंकता तो ये कंडीशन बनती, ये क्वेश्चन बनती, मतलब अगर मैं v से फेंकता तो मेरी इनिशियल एनर्जी भी 0 होती, फाइनल पे भी 0 होती है ना, तो ये कंडीशन बनती इनिशियल इक्वल टू फाइनल। लेकिन मैंने कितने से फेंका? ½ m2v का स्क्वायर मैंने इससे फेंका, उसमें से कितनी एनर्जी मेरी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? अब माइनस ये तो ऐड होगा इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक्चुअल कंडीशन में मेरी ये टोटल एनर्जी है, ये टोटल है। तो फाइनली जब मैं इन्फिनिटी पे पहुंचूंगा तो जो काइनेटिक एनर्जी मान लो ½ mv² रह गई, वो इसके बराबर होगी। मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरे वाले केस को देखो, ये मेरी काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। इन दोनों का जो सम होगा यहाँ पे वो इन्फिनिटी के बराबर होगा,
इन्फिनिटी पे जो एनर्जी होगी वो केवल काइनेटिक होगी, पोटेंशियल तो होगी नहीं। तो मैं ये लिख सकता हूँ इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 में कोई डाउट? ये सही है? यस सर। ओके। इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने लिखी है वो उस कंडीशन के लिए है अगर मैं उसे V से फेंकता, अगर मैं V से फेंकता तो मेरी नेट एनर्जी 0 हो जाती है, तो यहाँ पे 0 और इन्फिनिटी पे भी 0, उससे मैं V ही निकालता हूँ। ये भी, इसमें कोई डाउट? ये भी सही है? यस सर। है ना? एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक्चुअली ये कर रहा हूँ, मुझे पता है कि जो मैंने एनर्जी दी है ना वो मैंने ज़्यादा दे दी है, तो जो ज़्यादा दे दी है वो उसके फाइनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, फाइनली वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बची हुई रह जाएगी। अब मैं देख रहा हूँ मैंने कितनी ज़्यादा दी है ना, कितनी ज़्यादा दी है वो मैं देख रहा हूँ। तो मैं वो करने के लिए मैंने ये इक्वेशन 1 यूज़ करी। अब 1 यूज़ क्यों कर रहा हूँ मैं, अभी देखता हूँ मैं 1 यूज़ क्यों कर रहा हूँ। 1 का यूज़ करके मेरा क्या आ रहा है, मेरी इसकी वैल्यू आ जाएगी GM/R की, वो आ जाएगी ½ mv²। अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ तो ½ mv² हो जाएगी। इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करूँ तो यू विल गेट 4 टाइम्स ½ mve², ये वैल्यू तो आ जाएगी, 4 हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर, माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, ½ mve²। मैं इसकी वैल्यू ले आया यहाँ से, वो किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। तो जो आपकी एनर्जी बची है वो इतनी होगी। कोई डाउट इसमें? दोबारा बता दूं? यस। ओके, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3v² आएगा और v आपका आएगा √3ve। देखो क्वेश्चन क्या है कि एस्केप वेलोसिटी है प्लेनेट की ve, आपने कितनी दे दी, ट्वाइस। आपने अगर ट्वाइस दे दी तो आपने एनर्जी को ज़्यादा दे दी, एनर्जी आपने ज़्यादा दे दी। अब अगर आपने एनर्जी ज़्यादा दे दी तो जब वो स्पेस में जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, लेकिन काइनेटिक 0 नहीं होगी, वो कुछ बचेगी। कितनी बचेगी, ½ mv²। मान लिया कि उसकी स्पीड v होगी, ये v मुझे निकालना था क्वेश्चन में, ये v पूछा था कितना होगा। अब ये जो एनर्जी होगी ½ mv², ये किसके बराबर होगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया मैंने, तो मैंने लिखा भाई इनिशियल एनर्जी कितनी है मेरी, ½ mv² का स्क्वायर माइनस GM/R, ये मेरी इनिशियल एनर्जी है और ये फाइनल एनर्जी है, दोनों बराबर होंगी आपस में, ठीक है। अब मुझे v चाहिए था ve की टर्म में, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, इसको कहीं कुछ करना पड़ेगा इसका। तो इसका कुछ करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ओरिजिनल इक्वेशन यूज करी कि अगर मैं ve स्पीड देता तो मेरी जो ये जो स्टोन है उसकी एनर्जी, टोटल जो एनर्जी होती है वो ½ mve² माइनस GM/R होती और वो इक्वल टू 0 होती, क्योंकि हमने ड्राइव किया था ना, हमने 0 माना था यहाँ पे, फिर इन्फिनिटी पे भी 0 होगी तो 0 होती। तो यहाँ से मेरी GM/R की वैल्यू आ गई, उस वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ पुट कर दिया, कितना, ½ mv² आ जाएगी वैल्यू, उसको उठा के मैंने यहाँ पुट कर दिया ½ mv² को, तो ये ½ m2v² माइनस ½ mv² हो गया इसके बराबर, तो यहाँ से मेरा v आ गया। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वल्स टू 0 क्यों लिखा था? लास्ट क्लास में आपने देखा था, लास्ट क्लास में थे आप? सर लास्ट क्लास में मेरा बहुत नेटवर्क इशू था तो शायद ये वाला पार्ट छूट गया। ओके, देखो ये हुआ था लास्ट क्लास में, मैं बोला था कि जब हम इसको यहाँ से फेंकते हैं ना किसी पत्थर को, तो ये इन्फिनिटी में जब पहुंचता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है 0 और काइनेटिक एनर्जी भी हम मानते हैं कि 0 हो जाएगी। मैंने अपने इसको इतनी वेलोसिटी से फेंका ताकि बस यार यहाँ तक जस्ट पहुंच पाए, यहाँ तक जस्ट पहुंच पाए, इसमें काइनेटिक एनर्जी ना हो, तो आपने उतनी स्पीड दी बस, उससे ज़्यादा नहीं दी। ज़्यादा दोगे तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इसमें, है ना। तो आपने ऐसे बोला कि मैंने बस कम से कम स्पीड दी ताकि ये बस पहुंच पाए, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, तो टोटल एनर्जी विल बी 0, दोनों का सम भी 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे टोटल एनर्जी 0 है तो मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूँ इस पॉइंट ए और इन्फिनिटी के बीच में, तो मैं पॉइंट ए की एनर्जी लिख सकता हूँ इक्वल टू इन्फिनिटी की एनर्जी के बराबर, और ये 0 है, तो ए पे कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, इसलिए मैंने इसको 0 लिखा था। क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू। ओके।
ये सबको क्लियर अब हुआ क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी हमारा आएगा, वी हैव टू गो एज पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। हम सीधा वेलोसिटी को माइनस नहीं कर सकते कि इतनी वेलोसिटी यहाँ चली गई, इतनी यहाँ चली गई। वी हैव टू गो एज पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हुई, वो सब हमें देखना पड़ेगा, और वहीं से हम लोग इसे निकाल पाएंगे। ठीक है, ओके। आपने ब्लैक होल का नाम सुना है? यस सर। तो वहां से लाइट बाहर नहीं निकलती? यस सर। यस सर। यस सर। यानी वहां पे एस्केप वेलोसिटी कितनी है लाइट के लिए? सर ग्रेटर देन 3 into 10 or 8 मीटर पर सेकंड। करेक्ट करेक्ट, वहां पे एस्केप वेलोसिटी जो है ग्रेटर देन सी हो जाएगी। तो अगर एस्केप वेलोसिटी ग्रेटर देन सी हो गई तो लाइट भी बाहर नहीं आ पाएगी। सॉरी, अगर आपकी हाँ एस्केप वेलोसिटी ग्रेटर देन हो गई सी, तो लाइट भी बाहर नहीं आ पाएगी, उसको ज्यादा स्पीड चाहिए बाहर निकलने के लिए। तो इस प्लेनेट जो भी ये मास है, उससे लाइट भी बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड तो 3 × 10⁸ है लाइट की स्पीड, और एस्केप वेलोसिटी उससे ज्यादा है, तो निकल ही नहीं पाएगी बाहर। तो इसलिए ये लाइट बाहर नहीं आती, इसलिए आपको ये ब्लैक होल दिखता है। तो यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी यानी रूट कितनी होती है एस्केप वेलोसिटी? 2gr मोर देन सी है। तो यहाँ से आप इस प्लेनेट का g निकाल सकते हो, या फिर r जो भी निकालना चाहो, gm/r² होगा, तो वहाँ पे m/r का रेशो वगैरह कुछ निकाल सकते हो, है ना। तो वो आपका यानी इसका क्या होगा, मास बहुत हैवी होगा यानी ये। ऐसा बनेगा ना कुछ मेरे ख्याल से। तो ये अगर ज्यादा आ रहा है काफी, तो यानी इसका मास क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। तो जो ब्लैक होल होते हैं उनमें बहुत ज्यादा हैवी मास होता है वो। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आई होप कि आप वो भी निकाल लोगे, है ना। ये क्लियर है कंसेप्ट सबको? यस सर। ओके, ये कह रहा है कि अच्छा एक क्वेश्चन है आपके पास जिसमें वो कहता है कि एस्केप वेलोसिटी एक प्लेनेट से, कह रहा है एस्केप वेलोसिटी ऑफ 100 kg मास, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 100 kg हो या 1 kg हो। हंड्रेड नहीं है, सॉरी 1 kg मास है। 1 kg मास फ्रॉम अ प्लेनेट is 1 kg mass from a planet is 1 kilometer 100 meter per second. 1 kg mass from a planet is 100 मीटर पर सेकेंड, ये आपको दिया हुआ डाटा। तो ये पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल potential energy of the body at the planet, of the body at the planet is how much? -5000। इतनी जल्दी निकाल लिया? चलो हाँ हाँ निकल जाएगा इस तो। बाकी बच्चे भी निकालो यार फटाफट से। सर -5000 जूल आ रहा है। करेक्ट, इजी है ना अगर आप कंसेप्चुअली समझ चुके। एस्केप वेलोसिटी इतनी है तो आपको पता है भाई ये ऐसे होगा, माइनस एस्केप वेलोसिटी अगर ये है तो ये आपकी इक्वेशन ऐसे बनेगी, है ना। तो एक्चुअली जो ये जो होती है आपकी एनर्जी, इसके बराबर ही होती है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होती है। ये जो एनर्जी है और ये बराबर होगी तभी एस्केप कर पाएगा ये। तो यानी जो आपको अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो यू हैव टू राइट इक्वल टू ½ m PE², ये बराबर होंगे आपस में।
तो हाफ एम वी स्क्वायर निकाल लो बस, इसमें एम दिया हुआ है, वी दिया हुआ है आपको, तो ये 10,000 हो जाएगा बाय 5,000। और क्योंकि ये नेगेटिव होती है आपकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो ये -5,000 आएगा जूल। क्लियर हुआ ये? पर ये तो प्लेनेट पे पूछी है ना। हाँ ठीक है, तो प्लेनेट का ही तो है, मैंने प्लेनेट का ही मान लेता हूँ, पी मान लेता हूँ, वीपी लिख देता हूँ। मैंने क्या चेंज होगा उससे, प्लेनेट पे पूछी है तो ये वो तो इन्फिनिटी के लिए होती है ना, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी तक जाता है। हाँ मतलब अगर आप प्लेनेट से फेंकोगे तो इसकी जो एस्केप वेलोसिटी से फेंकोगे तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, किसी भी प्लेनेट से अगर आप फेंकोगे। यस। हमने यही तो ड्राइव किया था अभी यहाँ पे, वही तो एस्केप वेलोसिटी होती है, इन्फिनिटी तक तो जाएगा ही है। उसको हम किसकी एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे, इस स्टोन की एट दिस प्लेनेट, इस प्लेनेट की बोलेंगे ना, इस प्लेनेट की जो एस्केप वेलोसिटी है वो इतनी होगी, जैसे हमने यहाँ पे देखा इसकी जो ब्लैक होल की एस्केप वेलोसिटी है वो इतनी है, सी से ज्यादा है। ऐसे यहाँ पे हम इस प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे, वो कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप 100 से फेंकोगे तो इन्फिनिटी तक जाएगा, इसमें 100 दिया हुआ है यहाँ पे। क्या डाउट है इसमें बताओ, प्लेनेट की तो होगी जब ऐसे प्लेनेट। इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट अ प्लेनेट पूछी है ना, हाँ तो जो आपने इक्वेशन लगाई है हाफ एम वीपी स्क्वायर माइनस जी एम एम बाय आर, वो तो इन्फिनिटी पे जाता है, तब के लिए होती है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, यहाँ पे भी जीरो है, 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 यहाँ पे भी कंजर्वेशन एनर्जी तो रहेगा ही ना। अगर बॉडी यहाँ से यहाँ मूव करी तो एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ना आपकी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी। तो अगर Yes. इन्फिनिटी पे जीरो है तो प्लेनेट पे भी जीरो ही होगी, ओके सर, ओके। है ना। तो ये आएगा। और कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। चलिए फिर एक और क्वेश्चन करके बताओ मुझे। ये कह रहा है कि हमने किसी प्लेनेट से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी, हाफ से छोड़ा, फुल से नहीं छोड़ा, और इसका रेडियस आर था, प्लेनेट का रेडियस आर था और हाफ एस्केप से छोड़ा, तो बताओ कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगा ये, दिस एच मैक्स विल बी हाउ मच। सर 4r/3। नो, सर R/3। r/3 इज द आंसर। माइनस प्लस में गलती हुई होगी, देखो आपका जो 4r/3 आया है। यस सर, एक मिनट देखती हूँ।
सर वो r/3 है। r/3 है। अच्छा, अरे नहीं, वो मैंने पूरा डिस्टेंस 4r/3 निकाला था ना, इसमें तो हाइट फ्रॉम प्लैनेट सरफेस पूछा है, तो r हाँ। माइनस नहीं किया। अच्छा, r/3 इज द आंसर। बाकी लोग निकाल पा रहे हैं? बाकी लोग निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं? एच मैक्स बताना है ना आपको। तो देखो, आपको पता है, अगर आप बी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो, तो आप लिख सकते हो भाई कि -Gmm/r, ये सरफेस पे है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहा हूं मैं। एनर्जी एट सरफेस इक्वल टू एनर्जी एट हाइट h। तो यहाँ पे होगी -Gm/r प्लस ½ VE²/2/4 हो जाएगा, इक्वल टू h पे ये रुक गई जाके, तो -Gmm/r प्लस h। दिस इज द एनर्जी एट h। यहाँ पे काइनेटिक तो होगी नहीं क्योंकि रुक गया ये, यहाँ पे आके रुक गया ये, तो दिस इज माई दिस थिंग। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या? h। मुझे क्या चाहिए? h चाहिए। ठीक है, इस इक्वेशन में मैं एक काम और कर सकता हूँ कि अगर मान लो मैं एस्केप से फेंकता, या तो मैं एस्केप की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, है ना, एस्केप की वैल्यू पुट कर देता हूँ। एस्केप की वैल्यू √2gr होती है, या 2gm/r होती है। तो वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो वैल्यू पुट करूंगा एस्केप की, तो v² चाहिए आपको एक्चुअली, ये ve है, v का स्क्वायर जो करोगे तो 2gm/r आएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो इसकी, तो ये जाएगा -Gmm/r प्लस 1/8 कर लेता हूँ मैं, mv², m इंटू ve का स्क्वायर यानी 2gm/r। ये ve की वैल्यू आ गई स्क्वायर की। ठीक है, इक्वल टू -Gmm/r प्लस h। Gmm कॉमन आ जाएगा सब जगह, तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सब कट गया। ये -1/12 बचा यहाँ पे, प्लस ये बचा, सॉरी 1/12 नहीं, 1/r, और ये आपका बचा 2/8 यानी 1/4r प्लस का, इक्वल टू -1/r प्लस h। मेरा फाइनली बच के ये आया। इसको मैं सॉल्व अगर करूँगा, नेगेटिव है पॉजिटिव है, 4r विल बी कॉमन, एलसीएम लेंगे तो -4 प्लस 1 यानी कि -3/4r इक्वल टू 1/r प्लस h, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3r प्लस 3h इक्वल टू 4r, तो 3h इक्वल टू 4r माइनस 3r विच इज r, h इक्वल टू r/3। तो यहाँ से हमारा h जो आएगा, हाइट फ्रॉम द सरफेस, वो r/3 आएगी। क्लियर है सबको? क्लियर हुआ? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया और उसमें मैंने एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू पुट करी है बस, उससे मैंने h निकाला है। क्लियर है सबको? सर पर वहाँ पे हमने +0 क्यों किया? दूसरी साइड पे वहाँ पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी। टॉप पे? यस सर। कैसे, क्यों होगी? ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी? हमें क्या पता कि हाइट h पे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तक जाएगा, ये तो कुछ ना कुछ तो होगी काइनेटिक एनर्जी।
उसने क्या बोला, मैक्सिमम हाइट रीच। अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी होती तो और ऊपर जाता ना फिर वो, फिर मैक्सिमम हाइट हम ये लेते हैं जहां पे रुकता जाके। भाई जहां पे रुकेगा वहीं पे तो मैक्सिमम हाइट लूंगा। सर तो फिर इन्फिनिटी पे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होता है। तो हाँ फिर यहाँ पे क्यों दिया था हमने इक्वल्स टू में माइनस GMM बाय R प्लस H? मतलब ये क्यों लिया हमने, आप ये बोल रहे हो? यस सर। भाई मैं जब यहाँ पे एनर्जी लिखूंगा, मान लो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया और इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, है ना? 0 होगी या नहीं होगी, पहले समझ में आया 0 क्यों होगी? यस सर। क्योंकि मैक्सिमम हाइट है। अगर ये 0 नहीं होगी तो और ऊपर जाएगा तो मैं उसको लूंगा मैक्सिमम हाइट, फिर मैं इसको Yes. थोड़ी लूंगा। मेरा जहां पे रुक जाएगा वहां पे मैक्सिमम हाइट लूंगा, तो वेलोसिटी तो 0 होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0, जीरो। हाफ mv²। और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ये h हाइट पे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखोगे यहाँ पे? सर GMM बाय R प्लस H। है ना, फॉर्मूला होता है -gm/r स्मॉल r। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस, सेंटर से अगर आप डिस्टेंस लोगे तो कितना होगा? r प्लस h। तो मैंने Yes. पोटेंशियल एनर्जी ये लिखी r प्लस h -gm/r प्लस h, है ना? Okay. अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से दोनों बराबर होंगे, जो सरफेस पे एनर्जी होगी वही हाइट पे होगी। क्लियर? यस देवेश? सर, पर समझ नहीं आएगी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो क्यों नहीं लिया था? क्योंकि हर कहाँ बार पर, कहाँ पर? सरफेस पर सर हाइट H पे। 0 क्यों लेंगे? ये इन्फिनिटी पे थोड़ी पहुंचा है, एच पे तो पहुंचा है। अगर ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाता तो r प्लस एच की वैल्यू कितनी हो जाती? h की वैल्यू कितनी हो जाती? इनफाइनाइट। इनफिनाइट। तो 1/∞ कितना होता है? जीरो। इसलिए मैं वहां 0 लिखता अगर वो इनफाइनाइट का केस होता तो। क्लियर हुआ? यहाँ पे इन्फिनिटी का केस है ही नहीं, यहाँ पे तो h का केस है, तो मैं उतनी Clear है। लिखूंगा। हाँ, तो उतनी लिखूंगा जितनी है उसकी एक्चुअली। ठीक है, जब इन्फिनाइट आएगा तो 0 लिखेंगे, है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। इन्फिनिटी का केस अलग है, ये अलग है। अगर कम वेलोसिटी दोगे तो जाएगा ही नहीं इन्फिनिटी पे। ओके, किसी और को डाउट तो नहीं है इसमें कुछ और? नो सर। नो सर। ओके, अच्छा, आपकी एस के वेलोसिटी होगी वो हर पॉइंट से डिफरेंट होगी। अर्थ पे अगर मैं निकालूंगा तो जी वेरी करता है ना आपका, यस सर। डिफरेंट आएगी ना इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट से? यस सर, डिफरेंट आएगी। अच्छा, और अगर मैं हाइट के साथ वेरी ऊपर निकालूं तो तब डिफरेंट आएगी? अगर मान लो मैं किसी और हाइट से निकालूं इसकी वेलोसिटी हाँ सर, जब भी डिफरेंट आएगी। तब भी डिफरेंट आएगी। चलो, तो एक क्वेश्चन करते हैं इसमें कि हम एस के वेलोसिटी सरफेस से नहीं निकाल रहे बल्कि हम हाइट से निकाल रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एस के वेलोसिटी जो है सरफेस से वीई है, सरफेस से कितनी है? वीई। लेकिन आपको कहां से निकालनी है? एक हाइट से। कितनी हाइट से? 7r फ्रॉम द सरफेस। यहां से हाइट जो है 7r है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द प्लेनेट। ये रेडियस ऑफ द प्लेनेट r है और ये हाइट आपकी 7r है। तो यहां से एस्केप वेलोसिटी वीई डैश कितना होगा? दिस इज द क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ वीई। ऑब्वियसली वी की टर्म में निकालोगे। सर VE/2√2 आ रहा है। सर VE बाय रूट 8 सर, अंडर रूट VE बाय रूट 8 अंडर रूट में है सब। रूट 8 मींस 2√2, राइट? यस सर, हाँ 2 रूट। गुड गुड, राइट आंसर प्रियांशु, गुड। यस। किसी और ने भी निकाला था ना अभी? हूँ गॉट द आंसर प्रियांशु के अलावा?
यस सर मैं शुभम, ओके Yes, गुड sir. गुड वेरी गुड। बाकी लोग भी निकालो फटाफट। एग्जाम हो गया आप लोगों के स्कूल में? सर चल रहे हैं। चल रहे हैं। Okay. कुछ लोग एब्सेंट है ना, कुछ लोग एब्सेंट हैं, कुछ लोग बीच में आते हैं फिर एब्सेंट होते हैं। एग्जाम चल रहे होंगे। आपकी क्लास की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी ना हमें एक्चुअली। आपकी क्लास अभी पीछे चल रहे हैं हम लोग फिजिक्स में काफ़ी, तो करो फटाफट एग्जाम भी निपटा लो आप लोग। सर एग्जाम तो सुबह होता है। हाँ लेकिन फिर हम ज़्यादा दिन भर क्लास करेंगे तो फिर तुम तैयारी नहीं करोगे एग्जाम की? नहीं सर, कोई बात नहीं, ये कोर्स करना ज्यादा जरूरी है अभी। हाँ तो 2-4 दिन बाद कर देंगे क्लास। मैंने फ्रीक्वेंसी मेरे ख्याल से इन्होंने चालू कर ही दिया है। मैंने बोला था कि एटलीस्ट रेगुलर क्लास कर दो फिजिक्स का, तो कम से कम एवरीडे। तो आई थिंक कर ही दिया है मेरे ख्याल से उन्होंने। टाइमिंग चेंज की है ना आपकी क्लास की जो, नहीं तो 2-3 दिन में कर देंगे। करना ही है हमें। वैसे भी एग्जाम सुबह सुबह होता है ना, और सिलेबस भी 3-4 चैप्टर ही है, तो इतना बर्डन नहीं है। अच्छा 3-4 चैप्टर ही है, ओके। सर यूनिट टेस्ट है ना सर। ओ अच्छा यूनिट है ये तो, ओके 3-4 ही पूछते हैं। फिजिक्स में कहाँ तक आ रहा है अभी आपके स्कूल में? सर 3 चैप्टर रहते हैं, 8, 9, 10, उसका तो हो गया। सर हमारे में तो सेकंड थर्ड फोर्थ ही आया था बस। अच्छा ओके। सर हमारे में शुरू से लेके फ्लूइड मैकेनिक्स तक सारा आया था। सारा आया था, ओके। फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब अपने रोटेशन हमारे तो स्कूल में तो हमारे स्कूल में हर पेपर के मतलब 3 दिन मिलते हैं पेपर करने के लिए। एक पेपर कर 3 दिन? यस सर, मतलब ऑनेस्टी टेस्ट है एक टाइप का, कि वो आपके ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं पेपर। ओके। तो पेपर कैसे हो रहे हैं आप लोगों के? घर पे दे रहे हैं आपको? घर पे से करके देना, कैसे करना है? यस सर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देते हैं, वो गूगल क्लासरूम पे डाल देते हैं, हमें करना होता है वैसे। सर हमारे तो अच्छा। ऑनलाइन वीडियो ऑन करके हुआ है, वो भी फ्लूइड्स तक आ रहा था जो आता भी नहीं था। तो हम लोगों की सर तो वो ऐसे असाइनमेंट दे दिया भेज बस लास्ट देते हैं और हम वाले लोगों को चैप्टर्स। करना पड़ता है अरे नोटबुक तो में, और बड़ी फिर स्कूल में सबमिट करना होता है। अच्छा, तो यानी पेपर तो किसी का हो ही नहीं रहा फिर तो। ये तो घर में अगर दे रहे हैं फिर तो गूगल में सर्च मार के आंसर लिख लो, उसमें क्या है, किताबें देख लो। यस सर। फुल नंबर आ रहे होंगे सबके, टीचर ही पूछ रहा होगा फुल जिसके नहीं आ रहे होंगे। जिसका फुल नहीं आ रहा हो टीचर टाइम उससे टेबल पूछ रहा होगा खत्म भी कि तो करना होता है, वीडियो ऑन करके बैठते हैं हम तो। अच्छा, जिनका वीडियो ऑन होता है उनको प्रॉब्लम होती होगी, बस बाकी लोगों के तो मजे हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है, वीडियो ऑन हाँ करके सर। आंसर भी नहीं देख सकते। सर हमारे में तब भी आ रहा है, हमें वीडियो भी ऑन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, पता नहीं। हमको तो 3 दिन का टाइम मिलता है, जब मर्जी। यस सर, वीडियो ऑन करने के लिए नहीं बोलते। अच्छा सर वीडियो ऑन ओके। करने के लिए नहीं बोलते, बट जिस पे डाउट हो जाता है उस पर करवा लेते हैं। अच्छा ऐसा भी होता है? इसलिए सर अच्छा पूरे देखेंगे यार। पेपर के दौरान शांत बैठते हैं। अच्छा अच्छा, पेपर का टाइमिंग फिक्स होता है? मैंने ऐसे नहीं कि पेपर कभी भी करके दे दूं। सर कभी भी कर सकते हैं। सर हमारी बायो वाली 1 घंटा मिलता है सर। नो सर, टाइम लिमिट है सर, टाइम लिमिट है टाइम लिमिट है, अच्छा। सर। कुछ बस लोगों का बायो टाइम वाली लिमिट में है। है मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट, बाकी तो थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं। अच्छा, और प्रैक्टिकल वगैरह कैसे कर रहे हैं इस बार? प्रैक्टिकल के लिए कुछ बोला है स्कूल में? प्रैक्टिकल सर होते हैं। प्रैक्टिकल फाइल बनवाई है, वो क्लासरूम ऐप पे सबमिट करवाते हैं बस। अच्छा, कोई भी ऐसा नहीं बोला कि लैब में आ जाओ 2-2 करके बच्चे, जैसे 12th वालों को बोल रहे हैं आजकल? सर ऐसा सर 12th का मेन है ना सर, 11th इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। अच्छा ओके। सर हाँ, बस हमारे यार। स्कूल में तो बोला है कि नीट की तैयारी करो, ये सब तो नंबर हम दे ही देंगे। अच्छा तो बढ़िया, फिर नीट की तैयारी करें सब लोग। ओके चलो कोई बात नहीं। देखो ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन बहुत ही अजीब सा चल रहा है इस बार। पेपर घर पे हो रहे हैं, तो किसी ने सोचा नहीं होगा कभी लाइफ में कैसा भी होगा। ओपन बुक पेपर तो होता है, लेकिन ऐसा पेपर तो, ओपन बुक तो होता है कई बार कि ओपन बुक पे बुक ले जाओ, फार्मूला बुकलेट अलाउड होती है, लेकिन दिस इज रेयरेस्ट थिंग। चलो करो आप लोग, ऑनेस्टी से करो लेकिन, ठीक है? तो चलो हम लोग भी आगे चलते हैं, है ना? और ट्राई करेंगे क्लास भी थोड़ा सा फास्ट करें तो कोर्स भी हमारा फटाफट भागे। अब चलो
तो यहाँ से इसने स्पीड बोली है वी, और यहाँ से वी डैश निकालना था आपको, तो इस केस में वही करोगे आप, इक्वेशन ही बनाओगे यहाँ से। अगर ये आप बना सकते हो, यहाँ पे अगर ग्राउंड के लिए इक्वेशन लिखते हैं आप क्या लिखते हैं, माइनस जी एम एम बाय आर, इक्वेशन तो सारी वही है, प्लस हाफ एम वी ई स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो आप ऐसे भी कर सकते थे, या फिर वी की वैल्यू पुट कर दो। वी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आती है, √2 जी एम बाय आर आई थी ना अभी आपकी, क्या आई थी वैल्यू यहाँ पे, ये तो सरफेस पे है, √2 जी आर आती है वैसे वैल्यू आपकी ना, अगर आप वो कंजर्वेशन एनर्जी वगैरह लगाते हो तो √2 जी आर से भी कर सकते हो। वी ये होगा, ये तो कंजर्वेशन एनर्जी लगा लो, इसको 0 करो, एक इक्वेशन ये बनाओ, एक इक्वेशन हाइट पे बनाओ। हाइट पे लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस जी एम एम बाय, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा 8r प्लस हाफ एम वी ई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। ये इक्वेशन 2 बनाओगे, इससे वी ई और वी ई डैश में रिलेशन आ जाएगा। माइनस जी एम बार की वैल्यू निकालो, यहाँ पुट कर दो तो रिलेशन आ जाएगा, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसे कर लो, वी डैश इक्वल टू 2g डैश और डिस्टेंस आपका √2 जी आर होता है ना, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा वहां तक का। कैसे किया आपने, ऐसे किया है, यहाँ तक किया है, मैंने ये किया, फर्स्ट मेथड लगाया, सेकंड लगाया? सर मैंने तो एक ही इक्वेशन बनाया है, उससे ही सब कुछ हो गया। कौन सा? सर जहाँ पे आपने 8r लिया है ना, हम्म, हाँ, तो उसी इक्वेशन को अरेंज करके मैंने कर दिया बस। हाँ उससे हो जाएगा, ठीक है। उससे भी हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं वैल्यू अपनी, निकाल लोगे, कर लोगे ना सॉल्व? यस सर। है ना, यहाँ पे जो वैल्यू पुट करोगे तो उससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, कर लोगे ना? यस सर। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे आई है आपकी, आप अच्छा ये बताओ, यहाँ वैल्यू है ज्यादा, इसको क्वेश्चन को छोड़ दो, एस्केप वेलोसिटी सेकंड पॉइंट पे ज्यादा आनी चाहिए या फर्स्ट पे ज्यादा आनी चाहिए आपके हिसाब से? सर फर्स्ट पे ज्यादा आनी चाहिए। ऐसा क्यों? सर क्योंकि वो सरफेस के पास है और वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगी, तो हमें ज्यादा एनर्जी दे देनी पड़ेगी, तो ज्यादा इसकी वेलोसिटी आएगी। करेक्ट, ये तो सबको क्लियर है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा ना, Yes, सही है sir. ना? अच्छा, यस सर। ओके। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है फर्स्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पे रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, ये रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है, ये r डिस्टेंस मान लो। तो एस्केप वेलोसिटी फर्स्ट की ज्यादा आएगी या सेकंड की इस केस में? सर सेकंड की ज्यादा आएगी। एस्केप वेलोसिटी क्यों? सर क्योंकि जो सेकंड वाला है उसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है अंदर की तरफ, तो उस वजह से हमें पहले उसके अगेंस्ट में फोर्स लगानी पड़ेगी, और साथ ही साथ जितनी हम 1 में फोर्स लगा रहे हैं उतनी हमें सेकंड में फिर वो अलग से लगानी पड़ेगी इसके वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए। बेसिकली इसके अंदर ये है ना कि इसके अंदर एक हमें एक्स्ट्रा फोर्स पे वर्क करना पड़ेगा, जो जो उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स आपके एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। यस सर। अच्छा, बाकी लोगों को क्या लग रहा है? फर्स्ट केस और सेकंड केस? सर एक बार क्वेश्चन फिर से बता दो। फर्स्ट में ज्यादा होनी चाहिए। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, फिर इशिका से पूछता हूँ क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट, एक पार्टिकल है वो केवल यहाँ पे रखा हुआ है, हालांकि हम रख तो सकते नहीं, पर मान लो रखा हुआ है, किसी प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, और इसको हमने एस्केप कराया, इसकी एस्केप वेलोसिटी वी है मान लो फर्स्ट वाले केस में। और सेकंड वाले केस जो था, ये रिवॉल्व कर रहा था, इसके प्लेनेट के चारों तरफ घूम रहा था ये सर्कल में ऐसे, इसकी कोई स्पीड होगी जब घूम रहा होगा, इसको मुझे एस्केप कराना है, तो इसकी एस्केप वेलोसिटी मान लो वी डैश है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वी ज्यादा होगा या वी डैश ज्यादा होगा? इशिका क्या बोल रहे थे? सर फर्स्ट की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो तो पहले से ही सेकंड वाला मोशन में है, तो उसके पास होगी थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी, तो हमें कम देनी पड़ेगी शायद। नहीं, सही है, सही बोल रहे हो लगभग, ठीक है, सही बोल रहे हो। लेकिन अभी जो किसी ने आंसर पीछे बोल रहे थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? आपका आंसर इज करेक्ट। सर वो सेंट्रीपिटल फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है ना, वो तो दो लग रहा है।
एब्सोल्युटली। जो यहाँ पे इस पे फोर्स लग रहा है वो कितना होता है? वो mg तो होता है, वो तो इस पे भी लग रहा होगा, यस सर। चाहे वो रखा हुआ है तब भी उस पे लग तो रहा ही है mg। तो उस फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ेगा दोनों केस में करना पड़ेगा वो तो उसके उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इससे पड़ेगा कि इसकी एनर्जी है इनिशियली, अगर मैं एनर्जी देखूं दोनों की, तो इसकी एनर्जी, क्वेश्चन ये है, मान लो कि इसकी एनर्जी E1 है इस समय और इसकी एनर्जी E2 है, तो किसकी एनर्जी ज्यादा है टोटल एनर्जी? सेकंड की। सेकंड की। E1 की क्या होगी? -gm/r + 0, और सेकंड की कितनी होगी? -gm/r + ½ mv²। उसमें काइनेटिक भी है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो आपको किसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी? अब इन्फिनिटी पे पहुंचाने के लिए इन्फिनिटी पे एनर्जी 0 हो जाएगी, तो किसको कम एनर्जी चाहिए होगी? सेकंड वाले केस में एनर्जी कम चाहिए होगी, फर्स्ट वाले में ज्यादा चाहिए होगी, है ना? फर्स्ट वाले केस में एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी ना, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए इसमें, तो इसकी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा आएगी। क्लियर हुआ ये? यस सर। है ना? तो अगर आपकी एनर्जी, हमने यही तो ऊपर भी तो ऐसे किया है भाई, यहाँ पे एनर्जी आपकी अगर कुछ है, मान लो ये प्लेनेट ये रुका हुआ ना होता, ये घूम रहा होता, तो आप यहाँ पे इक्वेशन फिर क्या लिखते हैं? आप यहाँ पे जो है फिर -gm/8r के साथ +½ mv² भी लिखते हैं ना कुछ आप, तो फिर ये v कम हो जाता है ना वहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो ये सब है, ये सब एनर्जी पे बेस पे चल रहा है, जो भी आप कर रहे हो सब एनर्जी के बेस पे चल रहा है, तो एनर्जी कैसे वेरी करेगी उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ क्वेश्चन? सर यस सर, ये ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार सेकंड मेथड से बता देना कैसे होगा, ये वीई वाले मेथड से। ये वाला? यस सर। √2gr आया ये? यस सर। ये तो सही है। यस सर। इस केस में क्या लिखोगे? √2g'(r)? यस सर। g' कितना लिखोगे? यस सर। जी की टर्म में अगर लिखना चाहूँ क्या लिखूंगा मैं सर? सर gmm/8r। gm/8r का स्क्वायर बोल रहे हो आप? gm/r स्क्वायर होता है ना जी, तो यस सर। फॉर्मूला तो ये होता है ना, अगर बाहर आप लिख रहे हो तो v, मैं एक्चुअली मुझे कंपेयर करना है क्योंकि मेरे को दोनों को डिवाइड करना है। जब मैं कंपेयर करूंगा इन दोनों को तो कुछ काटना पड़ेगा ना, ये तो ये तो हो जाएगा gm/r² इंटू r, और ये वाला कितना हो जाएगा? 2gm क्या लिखोगे? r की जगह क्या लिखोगे इसमें? आप बोलो 8r का स्क्वायर, 8r का स्क्वायर इंटू 8r। यस ओके सर। इसे काट लो सब, है ना? हो जाएगा। यस यस सर, हो जाएगा। थैंक यू। एनी अदर डाउट? क्लियर हो गया सबको? एनर्जी कैसे कैसे वेरी करेगी? यस सर। अच्छा, इसमें कई सारे क्वेश्चन है किताबों में ऐसे दे रखे हैं कि एक प्लेनेट है उसकी एनर्जी, सॉरी एस्केप वेलोसिटी वीई है, दूसरा प्लेनेट है उसकी डेंसिटी डबल है, ट्रिपल है, रेडियस हाफ है। तो कई लोग यहाँ पे 2gr जी का रिलेशन हम कर चुके हैं ना कई सारे। डेंसिटी हाफ है, रेडियस डबल है, उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी ग्रेविटेशन में। कर लोगे? यस सर। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा क्योंकि हम ऑलरेडी ये जी के केस में देख चुके हैं। अगर हमारा जी वेरी करेगा तो आपको कितना पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगी वो सब आप ऑलरेडी देख चुके हो। ठीक है, तो इसको मैं नहीं देख रहा। तो आई होप कि एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है पूरा पूरा। और दो तरह की एनर्जी मेनली हम देख रहे हैं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उनका सम कितना रहा टोटल एनर्जी, उस पर सब कुछ बेस्ड है। तो जब हमें इन्फिनिटी पे भेजना है किसी पार्टिकल को, तो उस केस में जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है उससे हम एस्केप वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, दिस इज द थिंग। ओके, तो एस्केप वेलोसिटी का कोई और क्वेश्चन है यहाँ पे? अच्छा, और तो फिर आईटी लेवल पे चले जाएंगे इसके बाद, तो उतना टफ नहीं जाते हम लोग। ठीक है, तो इसमें एस्केप वेलोसिटी ऐसे ही पूछ सकता है आपसे कि भाई दो प्लेनेट हैं या दो ऑब्जेक्ट हैं, इसके बीच में एक पॉइंट है यहाँ पे, इस प्लेनेट का आपको रेडियस वगैरह पता है, मास पता है, ये डिस्टेंस पता है,
D1 मान लो, ये D2 मान लो, इसका रेडियस भी कुछ R2 M2 सब पता है आपको। अगर यहाँ से S की वेलोसिटी निकालनी होगी तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? पर सेंटर ऑफ मास लेके। सेंटर ऑफ मास से क्या निकालोगे? सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, फिर क्या करोगे? और फिर उससे देखेंगे कितनी पोटेंशियल और काइनेटिक वो मिल रहा है, उसके बाद फिर उसको इक्वेट करके देख लेंगे। नहीं नहीं, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट नहीं सर रहेगा। सर यहाँ पे ये देखने की दोनों बॉडी की वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी है उस पॉइंट पे। करेक्ट, इस पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। फिर पोटेंशियल एनर्जी को जैसे हमने एस्केप वाले कॉन्सेप्ट से करा था कंजर्व कर वो वैसे कर देंगे। वैसे कर लेंगे। ओके ठीक है, और कोई कुछ बोलेगा? मैं आंसर बता रही थी, यही है। ऐसे ही होगा ना। तो इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। यहाँ पे कितनी होगी? -g, इसके मास स्मॉल m मान लो, तो कट ही जाएगा लास्ट में। वैसे इसका मास m1 m2 दिया हुआ है, ये m1 है, ये m2 है, तो -g, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगी होगी -g m1 m बाय d1 प्लस -g m1 सॉरी m2 m बाय d2। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे पार्टिकल की, प्लस हाफ mv। आप इसको दोगे तो नेट एनर्जी का सम कितना आना चाहिए? 0, तभी ये इन्फिनिटी पे पहुंचेगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से ve निकल जाएगा। क्लियर? यस सर। ओके। ठीक है, कोई और डाउट तो नहीं किसी को? सर क्वेश्चन है। बोलो। सर क्वेश्चन है कि इनफिनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच ऑफ मास 2 kg आर सिचुएटेड ऑन द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 1 मीटर at 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter respectively from the origin. The resultant gravitational potential due to this system at the origin. कर लोगे तो इसमें तो इजी है। सर इनफिनाइट नंबर ऑफ बॉडी दे रखा था, तो समझ नहीं आया। अच्छा, कौन बताएगा इसका आंसर? 1 मिनट, मास कितना? 2 kg। 1 मिनट में पहले लिख लूँ। 2 kg 2 kg और 1 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर ऐसा लिखा है। यस सर, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर। ओके, 1 2 4 8 मीटर। कौन बताएगा इसका आंसर? आपको ओरिजिन पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना है ना? यस सर। कौन बताएगा? दिस इज अप टू इन्फिनिटी। बताओ कौन बताएगा? ये फॉर्मूला होता है हमारा पोटेंशियल का। सर -gmm/r वाला फॉर्मूला लगाना है पहले तो फिर हर एक के लिए r डिफरेंट है। सॉरी, -gm/r। ठीक है, तो ये तो हर एक के लिए r डिफरेंट है, तो उसकी हाँ, ये सीरीज लगाओगे बन ना? जाएगी। ठीक है, 1 मिनट में लिख लूँ पहले। यहाँ 1 आएगा -gm/2 -gm/m भी आपको दिया हुआ है इस तो, लेकिन m को कॉमन मान लेता हूँ अभी। 4 8 ऐसा बनेगा। मैं -gm को कॉमन ले लूँगा, तो सीरीज विल बिकम 1 + 1/2 + 1/4 एंड सो ऑन। आप क्या करोगे? सर फिर ये सीरीज सॉल्व करने के लिए मतलब पहले ये जो जितना भी है इसको x मान लिया, फिर उसमें से अगर हमने 1 + 1/2 कॉमन लिया तो फिर से यही चीज आ जाएगी, फिर उसको x लिख दिया, मतलब ऐसे करके इक्वेशन बन जाएगी। ये मेथड कहाँ दिखा आपने? जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे। जीपी का ये फॉर्मूला तो लगा। जीपी लग जाएगा। हाँ, ये मेथड भी आप जो सर बोल रहे हो लेकिन सही है। हमने तो एपीजीपी कुछ पढ़ा नहीं है ना, तो फिर जैसे कोई कंपटीशन पीआरएम वगैरह होते थे तो उसमें ऐसे ही सॉल्व करते थे। हाँ, ये आपने जो पढ़ा है वो सही मेथड है। ऐसे ऐसे ही होता है, इससे ड्राइव होता है एक्चुअली। सर मेरा इन्फिनिटी पे आके रुक गया, उससे आगे हुआ नहीं जो लास्ट स्टेप आपने किया था। हाँ, तो एक्चुअली ये जो ऐसी सीरीज होती है ना कि a + ar + ar², मैंने ऐसा कुछ बनता है जहाँ पे ऐसा कुछ हो ar³ और अप टू इन्फिनिटी तक। अगर ऐसा कोई सीरीज बनता है आपका जहाँ पे कि r से मल्टीप्लाई हो रहा है कॉमनली, और r कितना होना चाहिए? <1 होना चाहिए। r का मॉड <1, यानी 1/2 हो या 1/3 या 0.5 ऐसे हो, तब उस केस में इसका जो सम आता है वो आता है a / 1 - r। दिस इज द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। यस। ठीक है, तो ये हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी आता है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो है a माने 1 है, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई हुई, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई,
तो यहाँ पे जो r है आपका वो 1/2 है, तो यहाँ पे जो सम आपका आएगा वो आएगा a आएगा ना पहले, डिवाइड बाय 1 माइनस r, तो हाफ आएगा। बस हाफ से 1 से हाफ करोगे तो हाफ बचेगा नीचे, ऊपर जाके 2 हो जाएगा, तो ये -2 gm/r आ जाएगा। मैंने r तो आपका हो ही गया, 2 gm आ जाएगा। यही आंसर था। सर आंसर तो याद नहीं। ओके, पर तरीका समझ में आ गया अब क्या करना है? तरीका समझ में आ आ गया? गया सर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन ना आगे भी आएंगे अभी कुछ जगह पे आपके, जहाँ पे सर इनफाइनाइट आप मास की वैल्यू डालोगे ना तब आंसर आ जाएगा, ये आंसर नहीं था। हाँ, तो वैल्यू पुट कर देंगे मास का, है ना। मास का अपने वैल्यू 2 बताया था, जी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला है, और ये तभी वैलिड है अगर आपका r लेस देन 1 हो। ठीक है, ये सीरीज आपकी घट रही हो, यानी अगर ये बढ़ रही होती तो वैलिड नहीं होता। ये वैल्यू घट रही है, 1/2, 1/4, 1/8 हो रही है, तो उसमें वैलिड है ये फॉर्मूला। सर 1 से ज्यादा होता तो r-1 हो जाता, 1 - r की जगह। नहीं होता, वो दूसरे वाले फॉर्मूला के लिए ये सर, वो दूसरे के लिए। वो है आपका फाइनाइट जीपी के, फाइनाइट के लिए है ना, वो इनफाइनाइट के लिए नहीं लगेगा फॉर्मूला। आप जो बोल रहे हो ना आर वाला जो है, इनफाइनाइट के लिए लगेगा ही नहीं वो, यस सर, याद आ गया। क्योंकि ये तो इसका सम कितना आएगा, अगर मान लो जीपी बढ़ रही है, सम कितना आएगा फिर आपका? अगर कोई जीपी बढ़ रही है, मान लो ऐसे हो रही है 1, 2, 4, 8, 16, सम कितना आएगा इसका? सर कहाँ तक बढ़ रही है, मतलब इनफाइनाइट तक, तो यही सम क्या आएगा इसका? -1/2। नहीं, केवल इसी को देखो, इसको भूल जाओ, जीएम वगैरह को भूल जाओ, तो कितना सम आएगा इसका अगर मैं इनफाइनाइट तक करूं इसको सम? इसका सम आएगा इनफाइनाइट। यस सर, इनफाइनाइट। बढ़ रही है ना, क्योंकि 2, 3, 4, 5, 8 तो बढ़ता जा रहा है, तो इनफाइनाइट तक बढ़ता ही जाएगा। सम करोगे तो इनफाइनाइट नहीं आएगा। सर वो ऐसा कुछ था नहीं कि शायद से रामानुजन ने किसी ने प्रूव किया था कि ये -1/2 आता है? नहीं, इसको कहाँ प्रूव किया था? ये सीरीज, मतलब ऐसा कुछ सीरीज से सॉल्व करने पे भी ऐसे या नेगेटिव आ जाते हैं? आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली आप क्या बोलना चाहते, मैंने किसके, उसने कौन सी सीरीज थी वो, आई डोंट रिमेंबर। पर इस सीरीज के लिए तो नहीं आएगा। सीरीज तो बहुत सारी होती है आपकी, इस सीरीज के लिए तो ये इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, ओके ओके सर। मैथ्स वाले बच्चे एक्चुअली ये समझ लो, दो तरह की सीरीज होती है, एक होती है कन्वर्जिंग, एक होती है डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब इसकी वैल्यू कन्वर्ज कर रही है, कम होती जा रही है, ये कन्वर्जिंग सीरीज है आपकी। यहाँ वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है, 1/8, 1/8, तो उसमें जो आगे आएंगी वैल्यू बहुत कम कम होती जाएंगी, उनका सम एक फाइनाइट वैल्यू आ सकती है, उससे कम आएगी वैल्यू आपकी, इसलिए वो इतनी वैल्यू आ गई। लेकिन अगर वो डाइवर्जिंग होती ना, ऐसे फैल रही होती सीरीज, बढ़ रही होती, तो फिर उसका सम नहीं निकाल सकते, फिर तो इनफाइनाइट ही आएगा सम तो। ठीक है, तो इट इज वैलिड ओनली व्हेन सीरीज इज कन्वर्जिंग। आप जो बोल रहे हो फॉर्मूला ना, वो सीरीज होती तो फिर कैसे सॉल्व करते? नहीं कर पाते, इनफाइनाइट आता फिर तो सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, फिर तो इनफाइनाइट होता ही सम। भाई इसमें कहीं ना कहीं इन्फिनिटी भी आ जाएगा ना, प्लस प्लस करते करते इन्फिनिटी नहीं आ जाएगा कहीं पे जाके? यस सर। तो इन्फिनिटी तो एक बार आ गया तब भी इन्फिनिटी है, और इसमें प्लस इतने सारे नंबर और ऐड करोगे तो इन्फिनिटी तो आएगा ही आएगा वो। ओके सर। तो वो हो ही नहीं सकता था। तो जब भी क्वेश्चन आएगा वैसे घटते हुए सीरीज होगी हमेशा, बढ़ते हुए नहीं होगी। डाइवर्जिंग सीरीज होंगी हमेशा, कन्वर्जिंग नहीं होंगी आपकी, सॉरी कन्वर्जिंग होगी, डाइवर्जिंग नहीं होगी। ओके, यस सर। चलो ये तो मैथ्स की बात हो गई यार, आगे चलते हैं। सर यस सर, एक क्वेश्चन था, कल जो हमने वो ऑर्बिटल स्पीड निकाली थी √gm/r, सर वो r वो सेंटर से डिस्टेंस था ना, सेंटर से पूरा प्लैनेट था। हाँ, हमने कंजर्वेशन एनर्जी लगाया था ना सेंटर। हमने जो -gm/r लिखते हैं वो कहाँ से लिखते हैं? r सेंटर से लिखते हैं ना। जब हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं किसी प्लैनेट की, यस सर। ये लिखी थी gmm/r। यस सर। हमने एक्चुअली फोर्स को बैलेंस किया था, सॉरी यहाँ पे फोर्स को जो बैलेंस करेंगे तो r कहाँ से लेंगे आप? यहाँ से लोगे, सेंटर से। और सर इसके बाद जो आया √gr, हाँ वो भी r वही है सेंटर से? वो भी r सेंटर से ऑब्वियसली है ना, ओके क्योंकि इस सारा हमने r जो सेंटर से लिया ना, ये भी हमने सेंटर से लिया था mv²/r, ये भी सेंटर से लेना पड़ेगा आपको एज पर फॉर्मूला, है ना। ओके सर। इसलिए आप देखो, जब मैंने यहाँ पे लिया है अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन आपने पूछा था मुझसे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे भी जो है 8r लिया है ये,
जब मैंने ये किया सॉल्व यस। एस के वेलोसिटी में, तो यहाँ भी यहाँ सेंटर से लेना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, तो ये आपका सीरीज का हो गया। तो आपका ये ध्यान रखना यार फॉर्मूला। तो सारे में यार ड्राइव नहीं करना पूरा वहाँ पे, ठीक है, वो ड्राइव करना है, वो करके यही आता है। इसको ड्राइव करोगे ना तो यही आएगा, वो आप अपने हाँ तरीके से। सर वैसे ही किया था। हाँ, तो एक बार ड्राइव कर लो तो यही आएगा। तो ये याद रखना, a by 1 minus r, a is what, a is the first term of the series, जो भी सीरीज की फर्स्ट टर्म होगी। तो यहाँ फर्स्ट टर्म कौन सी थी, 1 थी, इसलिए मैंने यहाँ पे a को 1 रखा, और 1 माइनस r, r क्या है, कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई हो रही है, आप देख रहे हो। फिर 1/2 से होगी तो 1/4 हो जाएगा, फिर 1/2 से होगी तो 1/8, तो यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है कंटिन्यूसली, तो r यहाँ पे 1/2 है, इसलिए यहाँ पे ये सब आया। ठीक है, ओके। तो आई हैव एस के वेलोसिटी का ये वाला कंसेप्ट, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको कि यहाँ पे एस के वेलोसिटी जब निकाल रहे हैं हम लोग, तो हमें टोटल पहले पोटेंशियल एनर्जी लेनी पड़ेगी और फिर वहां से हमारी एस की वेलोसिटी निकलेगी। ठीक है, क्लियर है ये सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में सब अब डाउट हमारे सारे क्लियर हो गए। आगे मूव करें अगले चैप्टर पे। यस सर। चलिए फटाफट से अगले चैप्टर पे मूव करते हैं। अब अगला चैप्टर हमारा जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और उसमें हमारा पहले जो है सॉलिड्स के बारे में है, फिर फ्लूइड के बारे में है, और फिर हमारा थर्मल फिजिक्स शुरू हो जाएगा वहां से। ठीक है, तो फटाफट से हमें समझना है। फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोगों ने पढ़ा नहीं ना अभी? नो सर। आर्किमिडीज में बड़ा डाउट रहता है बच्चों को, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। चलो ये सर वो 9th में समझ नहीं आया था। कल परसों में 9th को पढ़ा रहा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इतने डाउट बच्चों के, एक लाइन उनको पढ़ाओ ना तो 3 डाउट निकालते हैं उसमें। आर्किमिडीज वो चला काफी कंफ्यूजिंग था, वो समझ ही नहीं आ रहा था। उसका एक्चुअली अप्रोच देखना पड़ेगा, अप्रोच क्या ले रहे हैं हम लोग। तो हम जिस अप्रोच से चलेंगे ना वो देखना पड़ेगा। मतलब बेसिक अप्रोच से चलोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर केवल फॉर्मूला, जैसे आपने 9th में केवल फॉर्मूले वगैरह पढ़े होंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट है ना। जैसे यही ग्रेविटी ये है, मान लो क्या बोलते हैं, ये आपकी जो एस के वेलोसिटी निकली है अभी, तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता कि इसकी ज़्यादा होगी या इसकी ज़्यादा होगी, अब अगर आप फॉर्मूले से करते तो टाइम लगता, लेकिन आपने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से समझा कि ऑलरेडी इसमें एनर्जी है तो इसकी इतनी होनी चाहिए, ये तो आपने डायरेक्ट आंसर बता दिया ना मुझे फटाफट से। तो ऐसे ही वहाँ पे भी होगा आर्किमिडीज में। अगर आपने कंसेप्ट उसका समझ लिया कि वो होता कैसे है, क्यों होता है, फिर तो बहुत आसान है। और अगर आप चले उस पर फॉर्मूले बेस्ड कि मैं डेंसिटी निकालूंगा, ये निकालूंगा, वो निकालूंगा, फिर वो लंबा हो जाएगा, फिर नहीं कर पाओगे आप। फिर तो जो क्वेश्चन आएगा, फिर हर क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा ढंग से। तो देखेंगे आएगा वो, तो उसे भी देख लेंगे जैसे हमने ग्रेविटेशन किया। घबराओ मत। तो पहले हम जो है सॉलिड करते हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टी देखते हैं कुछ। तो देखिए सॉलिड आपको पता है, सॉलिड लिक्विड गैस 3 होते हैं हमारे। तीनों को हमने जो डिवाइड किया है वो उनकी एज पर देखा है कि उनकी जो शेप है वो कांस्टेंट है या नहीं है, वो फ्लो कर सकता है नहीं कर सकता, रुका हुआ है एक जगह पे, कंप्रेसिबल है नहीं है, इनकम्प्रेसिबल है। उस पर बेस हम बोलते हैं कि सॉलिड लिक्विड या गैस फेजेस है हमारा। तो पहले हम सॉलिड फेज की बात कर रहे हैं। सॉलिड फेज हमारा बहुत ही रिजिड होता है, उसको हम इजिली कंप्रेस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सॉलिड कंप्रेस नहीं होता, सॉलिड कंप्रेस होता है, लेकिन उसका कंप्रेशन बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड या गैस। सबसे ज़्यादा हम गैस को कर सकते हैं, उससे कम लिक्विड को कर सकते हैं, और सबसे कम हम सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड भी कंप्रेस होता है, ऐसी बात नहीं है। तो अब सॉलिड जब आप कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस करने के बाद वो अपनी शेप में वापस आ भी सकता है पूरा। आपने मान लो पूरा सॉलिड लिया, बड़ा सॉलिड ले लेता हूँ मैं, और इसको कंप्रेस किया, आपने फोर्स लगा के इसे कंप्रेस कर दिया, छोटा कर दिया थोड़ा सा, है ना, बहुत कम होगा। मैं तो इतना बड़ा बना भी रहा हूँ, इतना भी कंप्रेस नहीं होगा, बहुत कम कंप्रेस होगा। आपने फोर्स लगाया और कंप्रेस कर दिया। अब ये जब आप फोर्स हटाओगे तो ये अपनी शेप 100% रिगेन भी कर सकता है, या हो सकता है पूरी रिगेन ना करे, कुछ ही करे, या हो सकता है बिल्कुल भी ना करे।
बिल्कुल, तो ऐसा केस होता नहीं कि बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल ना करें तो केस ऐसा हो सकता है कि आप रेत ले लो, मान लो रेत का एक वो है हीप बना हुआ है, उसमें आप कोई बॉल मारो तो जहाँ पे रेत होगा वो अंदर ही वहीं पे अपनी शेप ले लेगा, बॉल की शेप, तो वहाँ पे बिल्कुल भी रिगेन नहीं करता वो। ऐसा केस तो कम होता है सॉलिड में। यूजुअली ये होता है कि वो कुछ अपनी शेप रिगेन कर लेता है, यूजुअली मोस्टली शेप जो है अपनी रिगेन कर लेता है। तो अगर वो 100% रिगेन करे, अगर अपनी शेप को 100% रिगेन कर ले, तो हम उस बॉडी को क्या बोलते हैं? वो बॉडी कैसी है? शेप एंड साइज, नॉट शेप, स्पेशली साइज। उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? बॉडी कैसी है वो? परफेक्ट इलास्टिक। इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, है ना? उस बॉडी को हम इलास्टिक बोलते हैं अगर वो पूरी तरह रिगेन कर ले। अगर वो कुछ पार्शियली रिगेन करे, अगर मान लो वो बिल्कुल रिगेन ना करे, पहले तो देखते हैं, अगर बिल्कुल रिगेन ना करे, है ना, डज नॉट रिगेन द ओरिजिनल शेप, तो उस बॉडी को क्या बोलते हैं? रिगेन ना करे उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्लास्टिक। इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, ठीक है, इसको बोलते हैं इलास्टिक बॉडी, ठीक है। अब ये 100% रिगेन की बात की तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। अब मान लो पार्शियल रिगेन करें, इसमें पार्शियली रिगेन ये दोनों होगा, शेप एंड साइज है ना, दोनों लेंगे, इसमें डायमेंशन भी करनी चाहिए, तो यहाँ पे शेप भी लिखते हैं। पार्शियली रिगेन शेप एंड साइज, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक। इलास्टिक तो है लेकिन परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। तो रबर वगैरह जैसे होता है तो अपनी शेप रिगेन कर लेता है, उसको इलास्टिक बोलते हैं हम लोग। और अगर जैसे मैंने आपको बताया भी ये रेत है उसको नहीं कर सकते, या जो लोग आटा जब बनाते हो रोटी के लिए, उसको अगर आप कुछ करो, उसकी शेप चेंज करो, तो उस पर मतलब उंगली पंच कर दो अपनी, तो उसमें जो है शेप आपकी रिगेन नहीं होगी दोबारा, तो वो प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगा, तो प्लास्टिक है, ठीक है। और जो पूरी रिगेन करेगा वो इलास्टिक है। अच्छा, अगर मैं कंपेयर करूं स्टील में और रबर में, कौन इलास्टिक होगा ज्यादा? रबर। स्टील। क्योंकि स्टील जो है शेप रिगेन ज्यादा करेगा, स्टील जो है ज्यादा आपका स्ट्रांग है उसको शेप रिगेन करने में। तो हम जो प्रैक्टिकल भाषा में बोलते हैं कि रबर इलास्टिक है, वो बात होगी, तो लेकिन स्टील जो है ज्यादा इलास्टिक होगा एज कम्पेयर टू रबर, क्योंकि ये शेप रिगेन ज्यादा करेगा, है ना। इसके कुछ फैक्टर हैं, आप पढ़ोगे यंग मॉडुलस वगैरह, इसका ज्यादा होगा। तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। हम रबर को एक्चुअली इलास्टिक इसलिए बोलते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में, क्योंकि रबर ज्यादा खिंच जाता है, तो हम बोलते हैं वो ज्यादा इलास्टिक है। लेकिन इलास्टिक इससे नहीं बोलते कि खींचता कौन ज्यादा है, इलास्टिक इससे होता है कि शेप कौन रिगेन करता है। तो शेप जो रिगेन करता है वो स्टील जो है ज्यादा करता है, उसमें ज्यादा पावर होती है शेप रिगेन करने की, तो स्टील इज मोर इलास्टिक, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं, कौन कौन से पैरामीटर हैं जिनमें इनको मेजर करते हैं कि ये ज्यादा इलास्टिक है या प्लास्टिक है बॉडी, कौन से फैक्टर हैं ऐसे। तो कुछ फैक्टर हैं इनके, उसको जानने से पहले हम कुछ टर्म्स देख लें। वन इज स्ट्रेस, वन इज स्ट्रेन। तो पहले स्ट्रेस देखते हैं, स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस होता है आपका, आपने किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगाया, तो अगर हम फोर्स पर यूनिट एरिया अगर उस पर निकालें, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसमें देखो स्ट्रेस आपके तीन तरीके से हो सकते हैं। आप जो फोर्स लगाओगे किसी बॉडी पे, तो आप बॉडी पे फोर्स जो है अलोंग द लेंथ लगा सकते हो, माने आप बॉडी पे फोर्स ऐसे लगा सकते हो अलोंग द लेंथ, उसे खींच सकते हो या कंप्रेस कर सकते हो, ऐसे आप अलोंग द वॉल्यूम भी कर सकते हो। तो अभी पहले इसको देख लेते हैं। अगर आप अलोंग द लेंथ कर रहे हो तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है
ये होता है इक्वल टू जब आप फोर्स लगाओगे तो इसके अंदर भी फोर्स डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट, इस केस में इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि रीस्टोरिंग फोर्स कितना है इसका, रीस्टोरिंग, तो यूजुअली ये इक्वल होता है बाहर वाले फोर्स के। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा, अगर हम पर यूनिट एरिया निकाल लें, कौन सा एरिया जिस पे ये फोर्स काम कर रहा है, ये वाला परपेंडिकुलर जो फोर्स की जो एरिया है। तो अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया निकाल लें तो इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ये हमारी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है। तो यूजुअली रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो एफ के बराबर ही होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं एफ बाय ए। स्ट्रेस इज एफ बाय ए, दिस इज माई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, अब दूसरा हो सकता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, दो तरह के हो सर सकते हैं। सारे टाइप्स की स्ट्रेसेस में फिर रिस्टोरिंग फोर्स ही आएगी? सॉरी, सारे टाइप्स की स्ट्रेसेस में रिस्टोरिंग फोर्स ही लेंगे हम? हाँ, रिस्टोरिंग ही होता है, लेकिन आपका जहाँ तक सिलेबस है 11th क्लास का, वहाँ तक जो है रिस्टोरिंग फोर्स और इंटरनल फोर्स बराबर, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स बराबर ही आएंगे। तो हम यूजुअली जो है जब क्वेश्चन करेंगे तो हम एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही लेंगे इसको। ठीक है, जब आप हायर क्लास में मैकेनिक्स वगैरह, आप लोगों का तो है नहीं, जो इंजीनियरिंग वाले मैकेनिक्स वगैरह पढ़ेंगे हायर क्लास में, तो वहाँ पे चेंज होंगी फिर चीज़ें, लेकिन आपके केस में बराबर है और रिस्टोरिंग ही होना चाहिए। एक्चुअल डेफिनेशन, क्योंकि स्ट्रेस क्या है, बॉडी की प्रॉपर्टी है ना, बॉडी के अंदर कितना स्ट्रेस है, तो बॉडी का जो अंदर का स्ट्रेस होगा वो इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर डिपेंड करेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कितने हैं, तो वहां से फिर हमारा अंदर का फोर्स चाहिए हमें, उसके अंदर कितना फोर्स है। ठीक है, तो ये हमारा सर यस सर ये फोर्स अपॉन एरिया तो फिर प्रेशर भी होता है ना? हाँ, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंट काइंड ऑफ वो है, फोर्स है। एक्चुअली प्रेशर में क्या होता है आपका, प्रेशर में डिफरेंस होता है प्रेशर और स्ट्रेस में। सर वही पूछ रहा था। क्या होता है बताओ? सर वही नहीं पता ना, वही पूछ रहा था। अच्छा, आई बात है। ओके, देखो प्रेशर और स्ट्रेस में फर्क क्या होता है यूजुअली, मेनली कि जो प्रेशर है, मान लो फ्लूइड है कोई, या कोई भी चीज़ है, और यहाँ पे मेरा कोई प्रेशर है, मान लो प्रेशर यहाँ पे फ्लूइड में कितना होता है, एच डेप्थ पे, डी डेप्थ पे, या फिर कितना प्रेशर होता है, रो जी एच या रो जी डी, है ना। तो ये प्रेशर जो है वो, मान लो मैंने यहाँ प्लेट लगाई एक, अब मैंने यहाँ प्रेशर निकाला, तो प्रेशर आएगा रो जी एच। ठीक है, अब मान लो मैंने इस प्लेट को घुमा दिया, मैंने ऐसे कर लिया सेम पॉइंट पे, अब प्रेशर ऐसे लगेगा इस पे, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो भी रो जी एच आएगी, यही आएगी, सेम आती है ना। Yes, वैल्यू sir. तो डेप्थ पे डिपेंड करती है ना, डेप्थ कितना है यहाँ पे। तो हर डायरेक्शन में आपका प्रेशर इस केस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इस पॉइंट पे हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या आएगा, सेम आएगा, आएगा। यस सर। ठीक है, प्रेशर सेम आता है। लेकिन जब आप स्ट्रेस की बात करोगे, स्ट्रेस की आप बात करोगे, स्ट्रेस में अगर आप एक प्लेन लोगे, यहाँ पे मान लो ये है आपका सॉलिड, और ये आपने ऐसे काट दिया, और यहाँ पे आपने स्ट्रेस निकाला एक केस में, दूसरे केस में आपने इसको ऐसे काट दिया सॉलिड को, और यहाँ पे स्ट्रेस निकाला इस प्लेन पे, तो ये डिफरेंट आएगा। स्ट्रेस की जो है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है इस केस में। तो स्ट्रेस को हम एक्चुअली, टेंसर होता है स्ट्रेस जो हमारा होता है ना, एक तरह का टेंसर होता है ये भी, वी कैन से कि ये भी जो है ना इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी टाइप की होती है इसमें। तो ये डिफरेंट होता है, प्रेशर हर उस पर सेम आएगा आपका अगर आप किसी भी डायरेक्शन में निकालोगे, लेकिन स्ट्रेस सेम नहीं आएगा। स्ट्रेस आपके एरिया पे डिपेंड करेगा कि आपने एरिया किस डायरेक्शन में लिया है, उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए हम इसे सेम नहीं बोल सकते कि ये एक प्रेशर बार के सेम आपकी है। बात जो आपने कही है ये आप रिपीट कर दीजिए, ये आपने अभी टेंसर कुछ ऐसा कुछ कहा था। जो स्ट्रेस होता है, मैं ये कह रहा था, स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे मान लो मैंने एक केस लिया, इसमें मैंने सॉलिड इसको ऐसे काटा रॉड को, इस केस में मैंने रॉड को ऐसे काटा, इसी रॉड को ले रहा हूँ मैं, ये जो रॉड है इस पे फोर्स लग रहा है यहाँ पे, तो इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होंगे,
तो मैंने एक बार यहाँ पे स्ट्रेस चेक किया, एक बार मैंने इसको ऐसे काट के यहाँ पे इस प्लेन पे स्ट्रेस निकाला। तो जब आप दोनों केस में स्ट्रेस निकालोगे तो अलग अलग आएगा, सेम पॉइंट पे स्ट्रेस, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्ट्रेस आएगा, इस प्लेन पे स्ट्रेस सेम नहीं आएगा आपका। तो यानी कि जो स्ट्रेस है वो आपके ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है, वो चेंज हो रहा है आपके ओरिएंटेशन के हिसाब से। तो इसका एक्चुअली जो हम स्ट्रेस को, आप लोगों की किताब में क्या लिखा है, स्ट्रेस इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, उसमें लिखा है स्ट्रेस इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन स्ट्रेस जो है एक स्केलर भी नहीं है, वो एक टेंसर है ना। टेंसर क्या होते हैं वो आप हायर क्लास में है, वो आपके कोर्स में नहीं है। टेंसर हम उन्हें बोलते हैं जो पूरी तरीके से वेक्टर भी नहीं होते, पूरी तरह स्केलर भी नहीं होते, जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन एक्चुअली ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, ये आपकी ठीक है, आपकी क्लास के लिए ठीक है डेफिनेशन, जो स्केलर भी नहीं होती है और वेक्टर। हाँ हाँ, तो ये सब डेफिनेशन आपके लेवल तक हैं। आप हायर क्लास में देखोगे ना कि डेफिनेशन कुछ और है। सर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन डेफिनेशन एक्चुअली इसका जब आप निकालोगे ना स्ट्रेस अलग अलग डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन, अरे हाँ, इसका जो स्ट्रेस बनता है ना, सिग्मा होता है इसका सिंबल। हाँ बोल सकते हो, चलो यही मान लेते हैं अभी आपकी क्लास में कि बैक मटेरियल होता है जो उसमें ये पढ़ाया जाता है ढंग से कि ये होता क्या है टेंसर। एक्चुअली इसका पूरा ना मैट्रिक्स बनता है। मैट्रिक्स समझते हो आप लोग? मैट्रिक्स नहीं पढ़ा होगा ना भी आपने 12th क्लास में, शायद मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स। यस सर, 12th में नहीं, 12th में मैट्रिक्स है ना। तो इसका पूरा मैट्रिक्स बनता है सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा एक्स ऐसे करके बनता है, वाई वाई, सिग्मा वाई एक्स। तो पूरा उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करना पड़ता है आपको। सर ये ऐसा ऐसे वैसे होता क्यों है? मतलब अगर फोर्स और एरिया वेक्टर ही है तो फिर अगर हम किसी भी ओरिएंटेशन में कट करें वो अलग क्यों आ रही है वैल्यू? अलग क्यों आ रही है? अच्छा, अलग वैल्यू क्यों आ रही है, इसको प्रूव करना चाहते हो आप अलग क्यों आ रही है, या आप? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? जब फोर्स और एरिया वेक्टर ही है तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है? मैंने आप कह रहे हो कि ये स्ट्रेस जो आ रहा है सिग्मा और ये सिग्मा सेम आना चाहिए आपके हिसाब से, आप ये कह रहे हो? हाँ, मतलब क्यों अलग आ रहा है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन प्रॉपर्टी है ना। मैं ये कह रहा हूँ इसमें वही तो है, डायरेक्शन प्रॉपर्टी है इसमें। ये इस डायरेक्शन में डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा और इस डायरेक्शन में डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। तो यहाँ सिग्मा सेम नहीं आएगा, सिग्मा डैश आएगा। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, अभी क्यों आ रहा है। अगर आप इसे प्रूव करना चाहते हो कि डिफरेंट आएगा कि नहीं भी आएगा, तो वो प्रूव हम कर सकते हैं आपकी क्लास में, आपके लेवल पे। नहीं सर, रहने दो। प्रूव तो हो जाएगा ये डिफरेंट होगा। ओके ठीक है, कुछ क्वांटिटी है और स्केलर की कुछ क्वांटिटी है, इसलिए हम इसे टेंसर में लेते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो उस पर डिटेल में मैं नहीं जा रहा, टेंसर होता है ये। ओके, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। आज मेरे को लग रहा है यहीं तक पढ़ पाएंगे हम लोग। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो दो तरह का ये आपका है, स्ट्रेस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका दो तरह का है। दूसरा आपका जो स्ट्रेस होता है वो होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। मान लो मैं इसी पानी के अंदर, जो अपने पानी बीकर बना रहे थे, इसके अंदर कोई बॉल डाल दूं, इसमें क्या होगा, सब तरफ से फोर्स काम करेगा, सब तरफ से फोर्स काम करेगा, एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल। अगर इसका मान लो डायमेंशन बहुत छोटा है बॉल का, तो सारे प्रेशर बराबर होंगे आपस में। तो इस पे चारों तरफ से जो है प्रेशर काम करेगा। दिस इज नोन एज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। और ये प्रेशर क्या करेगा, इसका वॉल्यूम कम करेगा, इसका वॉल्यूम कम करेगा। दूसरा जो स्ट्रेस हमारा होता है वो होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, तो ये भी एक तरह का स्ट्रेस है आपका, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ये भी आपका वॉल्यूम कम करेगा। इसे बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक क्योंकि पानी में वो होता है। तो ये हमारा वॉल्यूम कम कर देता है। ठीक है, तो वॉल्यूम आपका इससे घट के ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो स्ट्रेस होता है वो होता है टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। तो टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, कई बार आपका फोर्स ना ऐसे काम कर रहा होता है। मान लो कि बॉडी
अगर आप देखो किताबों में ऐसे दिखा रखा है, मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा क्या होता है एक्चुअली। किताबों में ऐसा दिखा रखा है कि कोई बॉडी है और उस पे इसका बेस फिक्स है, ये बेस जो है फिक्स है, और आपने फोर्स ऐसे लगाया, आपने फोर्स ऐसे लगाया, तो ये बॉडी थोड़ा सा जो है अपना शेप चेंज कर देगी। तो ये बॉडी थोड़ा सा जो है यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। मानो ये बॉडी अगर ऐसे थी तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ से फोर्स लगा रखा है। ठीक है, तो इस केस में जो स्ट्रेस आता है, इस केस में जो स्ट्रेस आता है उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। उसके हम क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, इस केस में जो टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू आती है वो आती है फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन इस बार जो हम एरिया लेते हैं वो कौन सा एरिया लेंगे? ये वाला एरिया, जिस एरिया के वो पैरेलल है। वी विल टेक दिस एरिया, जिस एरिया के वो क्या है, फोर्स आपका पैरेलल है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे शेयरिंग स्ट्रेस। ये इस बॉडी को शेयर करना चाहता है। एग्जांपल, मान लो कोई आपका ऐसा बीम है फिक्स, और इस बीम पे आप कुछ टांग दो, यहाँ पे कोई सपोर्ट में कुछ आप नीचे टांग दो वेट, तो यहाँ पे जो इसका फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा mg, तो उस बीम को ऐसे कुछ कर देगा, तो यहाँ पे बीम कुछ ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा होगा, मैंने इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होंगे वो शेयरिंग स्ट्रेस होंगे। और इस केस में जो हम शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू लेंगे वो लेंगे mg बाय एरिया। विच एरिया? परपेंडिकुलर एरिया। परपेंडिकुलर मतलब बीम का जो भी एरिया होगा, मान लो ये ऐसा बीम है चौकोर, तो L इंटू बी होगा, तो mg बाय LB। दिस इज द शेयरिंग स्ट्रेस इन केस ऑफ दिस बीम। तो प्रैक्टिकली कई बार ऐसी चीजें होती हैं, इसलिए हम लोग शेयरिंग स्ट्रेस भी पढ़ते हैं अपार्ट फ्रॉम द दिस स्ट्रेसेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड हाइड्रोलिक स्ट्रेस के अलावा। ठीक है, तो आई होप ये तीनों स्ट्रेस क्लियर होंगे सबको। तो भाई एक ही बात क्या लिखा है इक्वल्स टू में आपने? LB, मान लो ये बीम है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है सामने से अगर आप देखोगे तो वो L और B है, तो इसका जो एरिया लोगे, मैं कह रहा हूँ ये वाला एरिया लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो उसके, ओके सर, इसलिए मैंने LB लिखा है यहाँ पे। सर ये वाला एक और बार बता दीजिए, ये समझ नहीं आया। शेयरिंग स्ट्रेस, यस सर। शेयरिंग स्ट्रेस से मैंने ये बोला कि शेयरिंग कई बार कहते हैं कि आपका कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसपे कि फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऐसे लग रहा होता है, फोर्स आपका जैसे इसमें दिखा रखा है इन्होंने, तो वो उस बॉडी को ऐसे कुछ कर देगा, थोड़ा सा बेंड कर देगा ऐसे। यस तो सर। इसके जो ये प्लेन है सारे, इसके अंदर कई सारे प्लेन होंगे ना आपस में, तो उन प्लेन में आपस में फोर्स डेवलप हो जाएगा। वो एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे एक तरह से, है ना, तो अलग अलग होना चाहेंगे प्लेन, क्योंकि आपने इसको ऐसे मूव किया, तो ये प्लेन अलग अलग होना चाहेंगे। तो इनमें जो है शेयरिंग स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, इनमें एक तरह का स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, इसे हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। और उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है F बाई ए। एरिया कौन सा लेते हैं हम? ये वाला एरिया, जिसपे जो कि एरिया इससे जिस एरिया पे काम कर रहा है, इस एरिया पे काम कर रहा है ना फोर्स हमारा, तो ये पैरेलल एरिया, ये वाला एरिया लेते हैं। ये एरिया नहीं लेते हम, ये वाला एरिया नहीं लेना हमें, वी हैव टू टेक दिस एरिया। ठीक है, एरिया पैरेलल टू द फोर्स, एरिया पैरेलल टू फोर्स। यहां पे हमने कौन सा एरिया लिया था? यहां पे हमने लिया था एरिया परपेंडिकुलर टू द फोर्स। हमने यहाँ पे ये वाला एरिया लिया था, ये वाला। लेकिन यहाँ पे कौन सा लेंगे? शेयरिंग में पैरेलल टू द फोर्स। क्लियर हुआ? यस सर। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कोई केस अगर होता है तो वहाँ पे हम फिर ये वाला एरिया लेंगे, LB वाला। ये एरिया नहीं लेंगे कि आपने पूरा ये ले लिया, मान लो ये लेना है जहाँ पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, और सर हाइड्रोलिक स्ट्रेस में कौन सा लेना है एरिया? हाइड्रोलिक स्ट्रेस में पूरा एरिया ले लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। इस केस में अगर स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर परपेंडिकुलर टू द फोर्स। ओके सर। ठीक है, तो इसके फिर 3 फोर्स के कारण 3 तरह की स्ट्रेन होंगी, उनको हम अगली क्लास में देखेंगे कि इनसे 3 कौन सी स्ट्रेन डेवलप हो जाती है तीनों की। सर जो mg जो हैंग कर रहा है उसमें तो सर आपने परपेंडिकुलर फोर्स एरिया लिया है। नहीं, मैंने LB मैंने ये वाला L नहीं लिया ना, कैपिटल L थोड़ी लिया है मैंने तो ये वाला स्मॉल L लिया है ना, ये वाला। अच्छा सर समझ आ गया। है ना, कैपिटल L अगर मैं लेता तब मेरा ये वाला एरिया था।
ओके सर। ओके, और कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। ओके, तो अगली क्लास में हम देखेंगे इन 3 फोर्स के कारण 3 तरह की स्ट्रेन डेवलप हो जाती हैं और उनको हम इसी के अकॉर्डिंग नाम देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, हाइड्रोलिक स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन। और फिर उसके बाद उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है वो हम देखेंगे क्या होता है, तो फिर अगली क्लास में से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, कंटिन्यू करते हैं इसे। राइट, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर वेरी गुड इवनिंग। यस सर आपका नंबर दे दो। मेरा नंबर डाउट पूछोगे? हाँ अभी हम डाउट सेशन लगाने वाले हैं मेरे ख्याल से, उसमें पूछ लेना, क्योंकि आप पूछोगे भी तो सर दे दीजिए, कभी भी जरूरत पड़ जाती है फिर अरे भाई देर से वेट करना पड़ता है। अच्छा भाई, चलो आपको एक मेरा नंबर दूसरा वाला वो दूंगा आपको भी, मेरे को उसको चालू करा दो, क्योंकि इसमें आप भेजोगे ना डाउट तो मैं आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा एक वाले में, उसमें बहुत मैसेज आते हैं। ओके, मैं आपको दूसरा वाला नंबर अगले 1-2 क्लास में दे दूंगा। ठीक है, और दूसरा आप लोगों ने बोला था असाइनमेंट आपके शायद वो नहीं है, उसमें अपडेट नहीं है ऐप में। यस सर, डीपीपी। सर डीपीपी तो मैं वो भी कर रहा हूँ, मैंने शुरू करवा दिया है उसे। तो आई थिंक आप लोग 12th पास मेडिकल का खोल सकते हो कि मैं वो अपडेट करा रहा हूँ पहले तो 12th पास मेडिकल भी सेम ही है वैसे तो, आपके क्वेश्चन तो वही आएंगे। वहां से कर लोगे या आपके क्लास में डलवा दूं? सर हमारी में डलवा देना सर, पता नहीं उसकी एक्सेस है या नहीं हमारे पे। अच्छा ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन उसमें से जो वैसे वाले हैं बिल्कुल अलग से हैं वो हटा के बाकी आपके में डलवा दूंगा। तो मैंने जो कुछ वैसे हैं ना बिल्कुल जो 12th पे बेस हैं क्वेश्चन पे, तो 12th में देखेंगे उन्हें, तो ठीक है मैं उसमें डलवा देता हूँ। तो आई थिंक कुछ दिनों में वो भी अपडेट हो जाएगा, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी हम डाउट सेशन वगैरह करेंगे तो उसमें डाउट पूछ लेंगे। आपका एक बार असाइनमेंट शुरू हो गया ना अगर वो, फिर हम डाउट कॉमन ले सकते हैं। अभी क्या होगा, सब लोगों के डाउट अलग अलग किताबें पढ़ रहे होंगे सब लोग, तो डाउट बहुत सारे अलग अलग आएंगे, तो उतना आउटपुट नहीं निकलेगा। ओके, तो ट्राई करते हैं, उसको भी करते हैं जल्दी शुरू, है ना? ओके सर। यस सर। गुड इवनिंग सर। ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल।